नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, दुनियाओं का विनाशक। 16 जुलाई 1945 को न्यूक्लियर बम के जनक कहे जाने वाले ओपनहाइमर ने यह बात कही थी। आज जब समय का पहिया उल्टा घूमता नजर आ रहा है तो यह कथन दोबारा चर्चा में है। आज इसी के इर्द गिर्द बात होगी। बात करेंगे उस बटन की जिसे दुनिया ने 33 बरस से नहीं छुआ। वो बटन जिससे एक पल में शहर के शहर राख हो जाते हैं। वो बटन जिसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक फुटबॉल नुमा बैग में हमेशा अपने साथ इसे लेकर चलते हैं। वो बटन जो अमेरिका के रेगिस्तान में पहली बार दबाया गया था और अब ट्रंप फिर से इसके इस्तेमाल की तैयारी में है। ट्रंप ने आदेश दिया है न्यूक्लियर टेस्टिंग अब दोबारा शुरू होगी 3 दशक के बाद। वजह, ट्रंप का कहना है कि रूस और चीन धड़ाधड़ टेस्टिंग कर रहे हैं और हम उनसे पीछे नहीं रह सकते। ये बयान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मीटिंग से ऐन पहले दिया। तो क्या अब ताकत का पैमाना इस तरह के ब्लास्ट की गिनती से तय होगा? ट्रंप को यह फैसला लेने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? उनकी गाड़ी टैरिफ से परमाणु बम तक कैसे आई? क्या दुनिया एक बार फिर मशरूम क्लाउड देखने को तैयार खड़ी है? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। दुनिया में न्यूक्लियर बटन किसके किसके पास है? वैसे तो कागज पर 8 देश हैं और इस क्लब का बिग बॉस है रूस। उसके पास करीब 5449 परमाणु हथियार हैं। नंबर 2 पर है अमेरिका जिसके पास 5177 हैं। बाकी सब बहुत पीछे हैं। चीन के पास 600, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, भारत 180, पाकिस्तान के पास 170। लिस्ट में आखिर में है नॉर्थ कोरिया 50। इस क्लब का एक सीक्रेट मेंबर भी है इजराइल। ये एक ओपन सीक्रेट है कि इजराइल के पास भी करीब 90 परमाणु हथियार हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स। लेकिन आज हम इन सब की चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? जैसा कि हमने बताया, ट्रंप का एक ट्रुथ सोशल पोस्ट आया है। उन्होंने 30 बरस पुरानी पॉलिसी पलट दी है। उनका कहना है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग फिर से शुरू कर देनी चाहिए। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में शेखी बघारते हुए ये भी कहा कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार हैं। रूस दूसरे नंबर पर है और चीन तो बहुत दूर तीसरे नंबर पर है। हालांकि ये आंकड़े थोड़े ट्रंप स्पेशल हैं, हमने असल आंकड़े तो आपको बता ही रखे हैं। बहरहाल ये खबर इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने 1992 से कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। आखिरी टेस्टिंग 23 सितंबर 1992 को डिवाइडर कोड नेम के तहत नेवादा के रेगिस्तान में ज़मीन के नीचे की गई थी। वो अमेरिका का 1054वां टेस्ट था। जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने इस पर रोक लगा दी थी। अब ट्रंप वापस लौटना चाहते हैं। खबर तो ये भी है कि नेवादा की वो टेस्ट साइट आज भी स्टैंड बाई मोड पर चालू है। इंतज़ार तो बस ये है कि बॉस फाइनल ऑर्डर दें। ट्रंप ने कहा है कि ये प्रोसेस तुरंत शुरू होगा। हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, लेकिन हम टेस्टिंग नहीं करते। हमने कई साल पहले इसे रोक दिया था, लेकिन जब दूसरे देश टेस्टिंग कर रहे हैं हमारे लिए भी ऐसा करना सही होगा। लेकिन सवाल ये कि इन सब की नौबत ही क्यों आ रही है? टैरिफ की गाड़ी परमाणु बम तक कैसे पहुंची? सामने जो कुछ दिखता है उस हिसाब से तो इस सवाल का जवाब है रूस। तारीख 26 अक्टूबर, आज से 4 रोज पहले व्लादिमीर पुतिन मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर टीवी पर आए और जो ऐलान किया उसने दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी। पुतिन ने कहा रूस ने एक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है, सफल परीक्षण। हम बात कर रहे हैं बुरेवेस्तनिक की टेस्टिंग की। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड अनलिमिटेड रेंज क्रूज मिसाइल है। मुझे टेस्टिंग की जानकारी मिली हुई है और मैं रक्षा मंत्रालय के आकलनों से भी वाकिफ हूँ। यह एक अनोखी खोज है। ऐसी कोई चीज़ दुनिया में किसी और के पास है ही नहीं। ट्रंप ने इस मिसाइल की टेस्टिंग पर बयान दिया था। कहा था कि पुतिन तुम ये ठीक नहीं कर रहे। उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि तुम्हारे बगल में ही हमने न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर रखी है। मुझे नहीं लगता कि पुतिन का ऐसा कहना ठीक है। उन्हें जंग खत्म करनी चाहिए। वो जंग जो 1 हफ्ते में खत्म हो जानी चाहिए थी, अब अपने 4थे साल में पहुंचने वाली है। मिसाइलों की टेस्टिंग करने के बजाय उन्हें जंग खत्म करनी चाहिए। अगर रूस का ये दावा सच है तो ये रूस को दुनिया में गेम चेंजर बना सकती है। दुनिया में किसी देश के पास ऐसा हथियार नहीं है। पश्चिम को लगा था कि रूस इसे बना ही नहीं पाएगा और अगर बना भी लेता है तो उसे लंबा वक्त लगेगा। इस मिसाइल का नाम है ब्यूरोवेस्टनिक।
इसे 21 अक्टूबर को टेस्ट किया गया, खबर 26 अक्टूबर को आई। रूस 2018 से इसे बनाने में लगा था, तब ट्रंप का पहला कार्यकाल चल रहा था। पुतिन ने बाकायदा एक हॉलीवुड स्टाइल का कंप्यूटर वीडियो दिखाकर इसे लॉन्च किया। वीडियो में दिखाया गया कि ये मिसाइल अमेरिका पर साउथ पोल की तरफ से हमला कर रही है। वीडियो में ये मिसाइल किसी वीडियो गेम की तरह सारे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रही थी, लेकिन ट्रेलर तो ट्रेलर था, हकीकत बहुत जटिल निकली। इसके कुल 12 टेस्ट्स फेल हो गए। 2019 में तो इस मिसाइल की टेस्टिंग के दौरान एक हादसे में 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे भी गए थे। रेडिएशन लीक तक की खबरें आई थीं। ब्यूरोवेस्टनिक लेकिन क्या है, आखिर ये बला क्या है? ब्यूरोवेस्टनिक एक तरह की क्रूज मिसाइल है, लेकिन इसका इंजन ही एक मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह है। इसे ऐसे समझिए, एक नॉर्मल क्रूज मिसाइल का इंजन पेट्रोल यानी केमिकल फ्यूल जलाकर ताकत यानी थ्रस्ट पैदा करता है, लेकिन ये न्यूक्लियर मिसाइल हवा को अपने अंदर खींचती है, उस हवा को अपने एटॉमिक इंजन से हज़ारों डिग्री तक गर्म करती है और फिर उसी गर्म हवा को ज़ोर से पीछे फेंककर रॉकेट की तरह आगे बढ़ती है। अब आप पूछेंगे इससे क्या फ़र्क हुआ? फ़र्क बहुत बड़ा है। केमिकल फ्यूल की एक लिमिट है, वो कुछ मिनटों या घंटों में ख़त्म हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल फिजन ये लाखों गुना ज़्यादा एनर्जी निकलती है। इसका मतलब ये मिसाइल ज़्यादा दूर, ज़्यादा देर तक और ज़्यादा तेज़ी से उड़ सकती है। रेंज की तो कोई बात ही नहीं है, अनलिमिटेड रेंज ऐसा कहा जा रहा है। और सबसे ख़तरनाक बात ये कि ये बहुत नीची उड़ान भरते हुए अपना रास्ता भी बदल सकती है। रूस का दावा है कि इस मिसाइल ने 15 घंटे में 8700 मील की दूरी तय की। ये कोई ख़ास रफ्तार तो नहीं है, प्लेन भी ऐसा कर लेते हैं, लेकिन इसकी असली ताकत है इसका चकमा देना। दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे आसानी से रोक नहीं सकता, ऐसा रूस का दावा है। मज़े की बात यह है कि अमेरिका ने 1960 के दशक में ही ऐसी मिसाइल बनाने की कोशिश कर ली थी, प्रोजेक्ट प्लूटो, लेकिन 2 वजहों से ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। पहली, वो एटॉमिक इंजन हज़ारों डिग्री गर्मी पैदा करता है। ऐसी मिसाइल बना तो लें हम, लेकिन इससे जो गर्मी निकलती है इससे वो खुद भी पिघल सकती है। उस ज़माने में नामुमकिन था कि हम ऐसी मिसाइल बना सकें जो खुद की गर्मी से न पिघले। दूसरी वजह, ख़तरा। अगर ये मिसाइल लॉन्च होते ही क्रैश कर जाए तो आप अपने ही देश पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर फोड़ देंगे, और अगर किसी ने आपके गोदाम पर ही हमला कर दिया जहां ये मिसाइलें रखी हैं तो भयंकर रेडिएशन लीक होगा। अमेरिका ने सोचा इतना रिस्क कौन ले, लेकिन रूस ने ये वो रिस्क ले लिया। क्यों? पुतिन को अचानक ये एटॉमिक इंजन वाली मिसाइल बनाने का कीड़ा क्यों काटा? क्या वो बस दुनिया को डराना चाहते थे? नहीं, इसकी जड़ जाती है साल 2002 में। तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 1972 की एक संधि, एक बहुत पुरानी और बहुत ज़रूरी संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था उस परस। बुश का तर्क था कि 9/11 आतंकी हमले के बाद अमेरिका को बदमाश देशों यानी रॉग स्टेट्स से बचने के लिए एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है, और ये पुरानी संधि उसे ऐसा करने से रोक रही है। अमेरिका ने तो इसे ढाल की तरह पेश किया, लेकिन रूस को इसमें तलवार दिखी। रूस की टेंशन ये थी कि अगर अमेरिका ने ये सुपर शील्ड बना ली तो वो रूस पर पहला हमला यानी फर्स्ट स्ट्राइक करने से हिचकिचाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता होगा कि रूस का जो जवाबी हमला, रिटेलिएटरी स्ट्राइक होगा, उसे अमेरिका अपनी ढाल से रोक लेगा। पुतिन ने इसी ढाल को काटने के लिए ये ब्यूरोवेस्टनिक बनानी शुरू की, लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है। रूस ने इसके अलावा एक अंडर वाटर ड्रोन भी टेस्ट किया है जिसका नाम है पोसाइडन यानी समुद्र का प्राचीन यूनानी देवता। ये ड्रोन और टॉर्पीडो का एक खिचड़ी वर्जन है। पानी के अंदर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। ये इतनी गहराई में चलता है कि इसे रोकना या पकड़ना नामुमकिन है। और इस ड्रोन का इंजन वही एटॉमिक इंजन यानी न्यूक्लियर प्रोपल्सन, मतलब इसकी रेंज अनलिमिटेड है। पोसाइडन के अंदर 2 मेगाटन का न्यूक्लियर बम लगा हो सकता है। इसका असली मकसद है समंदर में फटकर रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करना, यानी पानी की एक ऐसी भयंकर लहर जो पूरे के पूरे तटीय शहर जैसे न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस समझ लीजिए, इनको न सिर्फ डुबो दे बल्कि उसे रेडियो एक्टिव कचरे से भर दे। इस मिसाइल और ड्रोन की टेस्टिंग के बाद 22 अक्टूबर को पुतिन ने अमेरिका के साथ हुए एक पुराने सेफ्टी लॉक को तोड़ दिया। ये साल 2000 में हुए प्लूटोनियम डिस्पोजल का एक समझौता था। इस डील के तहत दोनों देशों को अपने कोल्ड वॉर के ज़माने के बम बनाने वाले प्लूटोनियम के बड़े ज़खीरे ख़त्म करने थे। लेकिन पुतिन ने अब कह दिया है कि खेल ख़त्म। वजह, पुतिन ने कहा कि अमेरिका के रूस विरोधी कदम और नेटो के विस्तार से ऐसे हालात बन गए हैं कि अब ऐसा सहयोग नामुमकिन है। लेकिन गनीमत यह है कि रूस ने मिसाइल और ड्रोन की टेस्टिंग की है। उनमें परमाणु बम लगाकर फोड़ा नहीं है, यानी न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं की है। उन्होंने सिर्फ डिलीवरी सिस्टम यानी मिसाइल चेक किया है, बम नहीं। जबकि ट्रंप सीधे बम फोड़ने की बात कर रहे हैं।
ट्रंप का यह ऐलान इसलिए खतरनाक है क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को कंट्रोल करने वाली आखिरी लक्ष्मण रेखा न्यू स्टार्ट संधि फरवरी 2026 में खत्म होने वाली है। क्या है यह संधि? ये दोनों देशों के बीच इकलौती बची हुई संधि है जो कहती है कि देखो भाई, हम दोनों में से कोई भी 1550 से ज़्यादा तैनात यानी डिप्लॉयड परमाणु बम नहीं रखेंगे। ये न सिर्फ बमों की गिनती तय करती है बल्कि उन गाड़ियों की भी, मिसाइलों की, पनडुब्बियों की और बॉम्बर्स की भी जो इन बमों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। इसका मकसद भरोसा बनाए रखना था ताकि दोनों देश एक दूसरे के अड्डों की जांच, इंस्पेक्शन कर सकें और ये तसल्ली रख सकें कि सामने वाला रातों रात कोई नई तबाही की रेस शुरू नहीं कर रहा है। लेकिन खतरे की घंटी ये है कि यह आखिरी सेफ्टी लॉक भी फरवरी 2026 में एक्सपायर होने वाला है। कोल्ड वॉर में शांति इसलिए बनी हुई थी क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों जानते थे कि अगर मैंने पहले बम मारा तो दूसरा मुझे तबाह कर देगा। इसे कहते थे MAD, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये तबाही का डर ही शांति बनाए हुए था। लेकिन अब ये बैलेंस टूट रहा है क्योंकि अमेरिका गोल्डन डोम जैसे नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है और दूसरी तरफ रूस इस तरह के हथियार तैयार कर रहा है। तो क्या दुनिया उसी पुराने दौर में वापस जा रही है? इस सवाल के जवाब ढूंढने से पहले एक बार उस दौर की कहानी सुन लीजिए। कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। सितंबर 1939 हिटलर की नाज़ी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लिया। इससे पहले ही पर्दे के पीछे हिटलर के वैज्ञानिक न्यूक्लियर वेपन बनाने में जुटे थे। रिसर्च शुरू हो चुकी थी। ये प्लान सीक्रेट था मगर इसकी भनक जैसे तैसे अमेरिका को लग गई। अमेरिका के हाथ पांव फूल गए। 1942 में उन्होंने शुरू किया मैनहट्टन प्रोजेक्ट, मिशन हिटलर से पहले एटम बम बनाना। वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिनका नाम हमने शुरू में लिया, इस प्रोग्राम को लीड कर रहे थे। 3 साल बाद उन्हें सफलता मिली। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में अमेरिका ने पहला परमाणु टेस्ट किया। लेकिन तब तक यूरोप में जंग खत्म हो चुकी थी। अमेरिका और सोवियत संघ की सेनाएं जर्मनी पर कब्जा कर चुकी थीं। हिटलर खुद की जान ले चुका था। उसका सुपर बम वाला सपना कभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए यूरोप में ये बम फटने से बच गया। यूरोप तो शांत हो गया लेकिन एशिया में पिक्चर अभी बाकी थी। जापान घुटने टेकने को तैयार नहीं था। आखिरकार 6 और 9 अगस्त 1945 की तारीख आई। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिरा दिए। लाखों लोग मारे गए। 1 हफ्ते के अंदर जापान ने सरेंडर कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। जंग तो मित्र देश जीत गए। मित्र देश यानी अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। लेकिन जब उन्होंने परमाणु बम का असर देखा तो सबके मन में डर और लालच दोनों पैदा हुए। उन्हें समझ आ गया कि भैया असली चौधरी वही बनेगा जिसके पास ये हथियार होगा। ये डर शांत हो सकता था, इस लालच का रंग उतर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। सोवियत संघ को टेंशन हो गई कि अमेरिका के पास तो मास्टर की है। रिसर्च तो उसने पहले ही शुरू कर दिया था, बस बटन दबाने की देरी थी। अमेरिका की जीत ने दबाव बढ़ा दिया। सोवियत भी पूरी ताकत से इस रेस में कूद गया। उसको 1949 में कामयाबी मिली। सोवियत संघ ने यह ताकत हासिल किया और ये ताकत हासिल करने वाला दूसरा देश बना। इसी बरस यानी 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई। माओ जेडोंग चीन के सर्वेसर्वा बने। लेकिन माओ को खास जल्दी नहीं थी। सिविल वॉर ने चीन को तोड़कर रख दिया था। पहले अंदरूनी मसले सुलझाने थे, लेकिन फिर आया साल 1954। इस साल एक ऐसी घटना हुई जिसने माओ को मजबूर कर दिया कि बम तो अब चाहिए ही चाहिए। हुआ क्या? चीन और ताइवान के बीच तनातनी शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई। माओ ने ताइवान के कुछ आइलैंड्स पर कब्जा करने का प्लान बनाया था और उन पर बम बरसा दिए थे। बस इतना करना ही था कि अमेरिका भड़क गया। तब के अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनर ने माओ को परमाणु हमले की धमकी दे दी। माओ को एक झटके में समझ आ गया कि बिना बम के बात न बनेगी। उसी दिन चीन इस मिशन में जी जान से जुट गया। 10 साल के अंदर 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। उसके सिर्फ 2 साल बाद 1966 में उसने और भी ज़्यादा खतरनाक हाइड्रोजन बम का भी सफल परीक्षण कर लिया। तो ये थी कहानी कि दुनिया की 3 बड़ी ताकतों ने परमाणु हथियार कैसे हासिल किए। बाकी आप जानते ही हैं, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1964 में किया और पाकिस्तान ने 1998 में। अब ट्रंप पुतिन के बयानों के बाद ऐसा मालूम पड़ रहा है कि दुनिया वापस उसी दौर में लौट रही है जब न्यूक्लियर हथियारों की जद्दोजहद थी। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ये माना कि परमाणु हथियारों में भयंकर विनाशकारी ताकत तो है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी लिख दिया कि उनके पहले कार्यकाल में भी उनके पास अपने जखीरे को अपडेट करने की, मॉडर्नाइज करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि चीन का न्यूक्लियर प्रोग्राम इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि अगले 5 साल में वो हमारे बराबर आ जाएगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने पिछले 5 बरस में अपने हथियार डबल कर लिए हैं और 2030 तक 1000 का आंकड़ा पार कर सकता है। इसे लेकर ट्रंप की एंग्जाइटी साफ दिखती है।
तो क्या बिग पावर्स की ये घबराहट दुनिया को एक गलत दिशा में ले जाएगी? ये सब कुछ तब हो रहा है जब अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ट्रम्प ने नए सिरे से पाबंदियां लगाई हैं रूस पर। वो पुतिन से नाराज भी हैं। ट्रम्प का कहना है कि पुतिन रूस यूक्रेन जंग रोकने को लेकर सीरियस नहीं है। इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने पुतिन के साथ मुलाकात भी कैंसिल कर दी है। उधर मिसाइल टेस्ट के बाद पुतिन ने यूक्रेन को धमकी भी दी। कहा कि अगर यूक्रेन ने अमेरिका ब्रिटेन से मिले लंबे रेंज वाले हथियारों से रूस के अंदर हमला करने की कोशिश की तो जवाब स्तब्ध कर देने वाला, स्टनिंग होगा। फरवरी 2022 से ही पुतिन बार बार न्यूक्लियर बटन का डर दिखाकर पश्चिमी देशों को इस लड़ाई से दूर रखने की चेतावनी देते आए हैं। ऐसे में इस पूरी टेंशन का रूस यूक्रेन जंग के डायनेमिक्स पर भी असर पड़ सकता है। तो क्या होगा आगे, ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद यही है कि जंग रुके और हम न्यूक्लियर रेस में वापस न लौटें। अतीत अतीत ही रहे। फिलहाल बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बात ट्रंप की हो रही है तो पहली सुर्खी भी उन्हीं से जुड़ी हुई। आज ट्रंप ने अपने दूसरे टेन्योर की दूसरे कार्यकाल में अपनी सबसे अहम बैठक की। साउथ कोरिया के बुसान शहर में वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। 6 साल बाद हुई इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी थी। दांव पर था अमेरिका का सोयाबीन का व्यापार, दोनों देशों के बीच ट्रेड डील और चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स। बैकग्राउंड में थे ट्रंप के टैरिफ्स, जिसने इस मुलाकात का रास्ता तैयार किया। खैर, दोनों नेता आमने सामने आए, हाथ मिलाया और फिर बंद कमरे में एक मीटिंग शुरू हुई जो करीब 2 घंटों तक चली। मीटिंग खत्म होने के बाद ट्रंप ने कहा, बैठक रंग लाई, बातचीत सफल रही, मैं इसे 10 में से 12 अंक दूंगा। तो ऐसा क्या हुआ इस बैठक में? बैठक के बाद दोनों देशों ने बड़े आर्थिक और व्यापारिक समझौतों की घोषणा की। अमेरिका ने चीन पर लगाए गए टैरिफ में 10% की कटौती की। वहीं सोयाबीन की खरीद फिर से शुरू करने और रेयर अर्थ एक्सपोर्ट जैसे विवादित मुद्दों पर भी बात बनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक के बाद ट्रंप ने बताया कि बहुत सारे फैसले लिए गए, बहुत ज़रूरी चीज़ों पर नतीजे जल्द ही जारी किए जाएंगे। सुनिए। ये एक बड़ी सफलता रही। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात थी। वो एक बेहद ताकतवर देश के शानदार नेता हैं। हम इस बात की भी कदर करते हैं कि वो इस बैठक में शामिल होने आए। ट्रंप की माने तो बैठक में सबसे बड़ी कामयाबी रेयर अर्थ मिनरल्स की डील पर मिली है। दोनों देशों के बीच इससे जुड़ा मसला अब सुलझ चुका है, ऐसा ट्रंप का दावा है। उनके साथ यात्रा कर रहे एक अमेरिकी अधिकारी ने कंफर्म किया है कि चीन 1 साल के एक एग्रीमेंट के तहत रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट जारी रखने पर सहमत हो गया है। दोनों पक्ष इसे बढ़ाने की भी उम्मीद कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि शी ने फेंटेनिल प्रोडक्शन पर रोक लगाने की कोशिशें तेज करने का वादा किया है। फेंटेनिल भी दोनों देशों के बीच तनाव का अहम मुद्दा था। फेंटेनिल एक नशीला पदार्थ है जो अमेरिका में नशे को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि शी आने वाली मौतों को रोकने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। दूसरी सुर्खी, अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने एक नया नियम जारी किया है। अब विदेशी कर्मचारियों के वर्क परमिट को अपने आप बढ़ाने की सुविधा खत्म कर दी गई है। इससे हजारों विदेशी कामगारों, खासकर भारतीयों पर बड़ा असर पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि अब वर्क परमिट बढ़ाने से पहले ज़्यादा जांच की जाएगी ताकि देश की सुरक्षा और जनता की भलाई सुनिश्चित हो सके। अब पुराना नियम भी जान लीजिए। बाइडेन सरकार के समय में नियम था कि अगर किसी ने समय पर वर्क परमिट रिन्यू करने के लिए आवेदन किया है और उसकी कैटेगरी योग्य है तो उसका वर्क परमिट खत्म होने के बाद भी 540 दिन तक अपने आप बढ़ जाता था। हालांकि इसकी कुछ शर्तें भी थीं। अब ट्रंप प्रशासन ने वही नियम हटा दिया है। इसका सबसे ज़्यादा असर भारतीय IT प्रोफेशनल्स, नर्सेज और टेक कंपनियों में काम करने वालों पर पड़ने वाला है। अब जाते जाते नज़र डालते हैं एक कार्टून पर जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह आज ब्रिटेन की द गार्डियन न्यूज़ वेबसाइट में पब्लिश हुआ है और इसे कार्टूनिस्ट बेन जेनिंग्स ने बनाया है। टाइटल है द US अटेम्प्ट्स टू डाउनप्ले रिन्यूड हॉस्टिलिटीज़ इन गाजा। 28 अक्टूबर को IDF के लड़ाकों पर हमले के आरोप के बाद इजराइल ने एक बार फिर गजा में हवाई हमले किए। इसमें 104 लोग मारे गए। अब आप कहेंगे कि हमले तो पिछले 2 बरस से चल रहे हैं, लेकिन इस बार ये ज़्यादा बड़ी बात है। इसलिए भी है क्योंकि करीब 20 दिन पहले जंग में इजराइल के सबसे बड़े सपोर्टर रहे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल और गजा के बीच सीज़ फायर करवाया था। कहा था अब सब कुछ ठीक होने वाला है। बावजूद इसके इजराइल ने हमला किया और इसके बावजूद अमेरिका की तरफ से कुछ खास कहा सुना नहीं गया, मानो जैसे वो इन हमलों को दबाने की कोशिश कर रहा हो। आखिरकार दांव पर ट्रंप की पीस प्रेसिडेंट वाली छवि भी तो है। कार्टून में भी बेन जेनिंग्स ने कुछ ऐसा ही लिखा है, ये बस थोड़ी सी पीस फायर है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कैंसर नाम में ही खौफ है, लेकिन ज़रूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे?
आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे सिर्फ ललन टॉप पर।